नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह और अभी तक आप लोगों ने भूगोल में 3 पाठों का अध्ययन, 3 प्रकरण का अध्ययन कर लिया है। इसके पहले वाले पाठ में हम लोगों ने भारत और ब्राज़ील के नदियों, प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अध्ययन किया था और इसके अलावा प्राकृतिक रचना का अध्ययन किया था। अब इस पाठ में हम लोग भारत और ब्राज़ील, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अब हम लोग जो भी अध्ययन करेंगे दोनों देशों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों को दिया गया है। तो हम लोग इस पाठ में भारत और ब्राज़ील दोनों ही देशों की जलवायु के बारे में अध्ययन करना है। तो पाठ 4 आइए देखते हैं। पाठ 4 में जलवायु में, भारत और ब्राज़ील के जलवायु में कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन हमें करना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, जलवायु दिया हुआ है, पाठ 4 जलवायु, और इसमें हम लोग अब इसका अध्ययन हम करने चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मानचित्र दिखाई दे रहा होगा, ब्राज़ील का मानचित्र। तो इस मानचित्र को अगर ध्यान में हम रखें तो यहाँ पर सूची में आप लोग देखिए, यहाँ सूची दिया हुआ रहता है। ये वार्षिक वर्षा मिलीमीटर में दिया हुआ है और इसके अलावा ये जो रेखाएं देख रहे होंगे आप लोग इस तरह, और एक रेखा ऐसे बनी है, इस तरह है, यहाँ पर इस तरह गोल रेखा है। तो ये जो रेखाएं बनी हैं ये वार्षिक तापमान औसत तापमान को दिखाता है। तो बच्चों हम लोग थोड़ा अध्ययन करते हैं मानचित्र का। सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है, मानचित्र की समताप रेखाओं का विचार कर बताइए कि ब्राज़ील में औसत तापमान की श्रेणी कितनी है। तो अगर हम लोग देखें तो बच्चों यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है 28, और ये भी देख रहे होंगे, ये भी लिखा है 28, ये है 23, और इसके अलावा ये 23 है, इस तरह से बना हुआ, ये भी 23 है। और फिर एकदम नीचे अगर आप लोग देखें तो एकदम नीचे यहाँ पर दिया है 18, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 18। तो यानी 18, 23 और 28। तो हम लोग सीधे सीधे बता सकते हैं कि ब्राज़ील में औसत तापमान की श्रेणी 3 है, 18, 23 और 28। अगला प्रश्न है बच्चों, किस भाग में अधिक वर्षा होती है? किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो हम लोग अगर देखना चाहें तो मानचित्र में ये जहाँ जहाँ गाढ़ा रंग दिया है, ये गहरा रंग जो गहरे नीले रंग का दिया हुआ है, ये अधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्राज़ील के उत्तर पश्चिम भाग में, मध्य भाग में, इसके अलावा दक्षिणी भाग में, तटवर्ती भाग में वर्षा अधिक होती है। अगला है बच्चों, ब्राज़ील में किस दिशा से आगे प्रश्न दिया है, देखते हैं। ब्राज़ील में किन दिशाओं से हवाएं आती हैं? तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो हवाओं की ये तीर बने हुए हैं, ये हवाओं की दिशा दिखाने के लिए इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। तो ये हवाएं इस तरफ से आती हैं। इधर बच्चों पूरब है तो ये पूर्व दिशा से हवाएं आती हैं। ब्राज़ील में पूर्व दिशा से हवाएं आती हैं। और इसके पीछे क्या कारण है? तो चूँकि ब्राज़ील के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, तो सागर के ऊपर हवा का दाब अधिक होता है, तो इसलिए वहाँ से हवाएं आती हैं। इन हवाओं के मार्ग में क्या अवरोध निर्माण होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे
कि यहाँ पर कगार है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को प्राकृतिक रचना का विभाग पढ़ाते समय, तो यहाँ पर कगार है, विशाल कगार। तो जब इधर से हवाएं आती हैं बच्चों, तो इसको ये कगार जो है रोक लेता है। अब ये रोकने का परिणाम क्या होता है? रोकने का परिणाम ये होता है कि ये जो तटवर्ती भाग है यहाँ वर्षा अधिक होती है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, इन हवाओं के कारण किस प्रकार की वृष्टि होती है? तो अगर किसी अवरोध के कारण बादल रुकते हैं, मानसूनी हवाएं रोकी जाती हैं, वर्षा वाली हवाएं रोकी जाती हैं, तो ऐसी बारिश को, ऐसी वर्षा को हम लोग अवरोधी वर्षा कहते हैं। इन हवाओं के एवं वृष्टि के सहसंबंध के बारे में लिखिए। फिर इसके बाद किस भाग में औसत तापमान कम है? तो हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिणी भाग में, ये जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में औसत तापमान कम है। और फिर इसके बाद ब्राज़ील में वृष्टि छाया का प्रदेश पहचानिए, वहाँ की जलवायु की स्थिति कैसी होगी? तो बच्चों ये है वृष्टि छाया प्रदेश, और यहाँ की जलवायु, जहाँ वृष्टि कम हो वहाँ की जलवायु गर्म होती है, तो यहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है। किस भाग में तापमान अधिक है? तो हम कह सकते हैं कि इसके उत्तरी भाग में तापमान अधिक है। अक्षांश रेखाओं पर विचार करते हुए ब्राज़ील के प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु कहाँ है? इसका हमें उत्तर ढूंढना है। और इसके बाद अगला दिया है 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में हवाओं की स्थिति कैसी होगी? तो इसका भी उत्तर हमें ढूंढ कर लिखना है। इस मानचित्र में वितरण दर्शाने की कौन सी पद्धति है? तो ये पद्धति के बारे में पूछा है बच्चों, तो ये मानचित्र पद्धति है, मानचित्र पद्धति। आगे एक और यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ये जो आप लोग देख रहे होंगे, ये जो ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे गुयाना उच्च भूमि, अमेजन नदी का मैदान, पराग्वे और पराना नदी का मैदान, ब्राज़ील की उच्च भूमि, तटीय प्रदेश और ये विशाल कगार, ये सब दिया हुआ है। और इसका ये भी दिया है कौन कितना विस्तार है। गुयाना उच्च भूमि बच्चों 400 किलोमीटर है, अमेजन नदी का मैदान ये 1200 किलोमीटर है, पराग्वे नदी का मैदान 2000 किलोमीटर है, और इसके अलावा ब्राज़ील की उच्च भूमि 2800 किलोमीटर है, और तटीय प्रदेश 3600 किलोमीटर यहाँ से। और इस तरह से इसका वो अलग अलग दर्शाया हुआ है, और इसमें ऊंचाई वगैरह भी सब दिखाया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गुयाना उच्च भूमि की ऊंचाई है, और इस तरह अमेजन नदी का मैदान है, फिर यहाँ पर पराग्वे नदी का मैदान, ये सब ऊंचाइयाँ भी दी गई हैं। तो इस आधार पे हम लोग मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जाना पहचाना मानचित्र है, और ये भारत का मानचित्र है। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से देखते हैं। तो यहाँ सूची में आप लोग देख रहे होंगे कहाँ पर गहरा जो रंग है वहाँ बारिश अधिक होती है, और जहाँ पर जैसे जैसे रंग हल्का होता जाता है वहाँ की वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। और यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है? तो हम लोग इसको अगर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में है, और महाराष्ट्र के, ये देखिए ये जो गहरे गहरे रंग का यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है। और इसके अलावा मौसिन राम आपको दिख रहा होगा, चेरापूंजी दिख रहा होगा, यहाँ पर 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा है न्यूनतम और अधिकतम तापमान वाले प्रदेश कौन से हैं? ये वाला देखना है हमें। तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ का जो तापमान है 29 डिग्री है,
यहाँ का तापमान देख रहे होंगे आप लोग 29 डिग्री सेल्सियस है, ये 26 है, और इस तरह से यहाँ पर भी 29 है। तो आपको बताना चाहूँगा न्यूनतम और अधिकतम तापमान वाले प्रदेश कौन से हैं। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये 20 है, इस तरह यहाँ भी 20 है। तो ये न्यूनतम यानी बहुत कम तापमान वाला प्रदेश है। और इसके अलावा अधिकतम तापमान ये रेगिस्तानी भूभाग जो है इस तरफ है, और रेगिस्तानी भूभाग वाला जो प्रदेश है वहाँ पर अधिकतम तापमान होता है। इसके अलावा दक्षिण भारत की ओर अगर हम जाएं तो यहाँ भी तापमान अधिक होता है। इस तरफ ये जो दक्षिण भारत है इधर तापमान यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 29 डिग्री सेल्सियस। तो आगे बढ़ते हैं, तापमान किस दिशा में बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों तापमान जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाते हैं तापमान बढ़ रहा है। हवाओं की दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ से हवाएं आती हैं, ये मानसूनी हवाएं हैं, इसको मानसूनी हवाओं के नाम से जानते हैं। और भारत में वृष्टि हेतु कौन सी हवाएं उत्तरदायी हैं, तो इसी हवाओं से यानी दक्षिण पश्चिम दिशा से जो हवाएं आती है मानसूनी हवाएं, यही भारत में वर्षा कराती हैं। राजस्थान के कुछ भागों में रेगिस्तान है, इसके पीछे क्या कारण है, तो राजस्थान ऐसी जगह स्थित है जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम है, बहुत कम बारिश होती है, और इसलिए यहाँ पर रेगिस्तान है। देश के उत्तर भाग की जलवायु कैसी है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि शीत जलवायु है, ठंडी जलवायु है। भारत में से गुजरने वाली और जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख रेखा अक्षांश रेखा दर्शाइए। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, जिसका हमारे देश की जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा भारत के प्रायद्वीपीय पठार के कौन से भाग में अर्धशुष्क स्थिति पाई जाती है, उसके पीछे क्या कारण है, तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो भूभाग है, ये जो भूभाग है ये अर्धशुष्क स्थिति वाला भाग है, यानी पर यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, जलवायु गर्म होती है, और इसका कारण ये अरावली पर्वत, ये सह्याद्री पर्वत है। इस तरफ बारिश तो बहुत होती है, लेकिन जब ये हवाएं इस तरफ आती हैं तो उसमें वाष्प की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए वर्षा बहुत कम होती है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर जैसा कि भूगोल यदि विषय पढ़ना है तो आप लोगों को मानचित्रों का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से करना होगा। यहाँ पर देखिए वार्षिक औसत तापमान एवं वर्षा का आलेख, वार्षिक औसत तापमान एवं वर्षा का आलेख। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये पोर्ट एलेग्रे है, ये रियो डी जेनेरो है, और इसके अलावा ऊपर की तरफ है यहाँ पर मेनोस है और बेलेम है। यहाँ के चीज़ों को समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं जो स्तंभालेख बना है, स्तंभ, ये जो स्तंभ बना है ये क्या दिखाने के लिए बच्चों, तो ये है वृष्टि मिलीमीटर में, वृष्टि यानी वर्षा। तो और नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को ये महीने का नाम लिखा हुआ है, महीने का नाम लिखा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कौन से महीने में कितनी जलवायु होती है, कितनी वृष्टि होती है, ये दिखाया हुआ है। और इसके अलावा ये जो रेखा आप लोग देख रहे हैं कि एक लाल और एक नीला, तो ये अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दिखा रहा है। अधिकतम तापमान कितना होता है कौन से महीने में, न्यूनतम तापमान कितना होता है कौन से महीने में, ये दोनों दिखाया है। ये मेनोस का है, ये बेलेम का है। अगर हम पूछना चाहें कि मेनोस में सबसे अधिक वृष्टि कौन से महीने में होती है,
तो हम लोग यहाँ देख रहे होंगे ये जो महीना है इसमें मार्च महीने में मार्च, अप्रैल, मई और जनवरी, फरवरी, ये सब महीने में अधिक वर्षा होती है, जिसमें सर्वाधिक वर्षा मार्च महीने में होती है। और इसी तरह अगर हम तापमान के बारे में पूछें तो सबसे अधिक तापमान कौन से महीने में होता है, तो अधिकतम तापमान ये देखो आप यहाँ पर है, कौन सा महीना है, तो ये है अगस्त महीने में। और इसी तरह न्यूनतम तापमान ये दिया है। इसी तरह बेलेम का है, बेलेम में भी अधिकतम जो वर्षा है वो मार्च महीने में होती है और तापमान भी सेम उसी तरह का है। और अगला हम देख लेते हैं पोर्ट एलेग्रो। यहाँ पर वर्षा की मात्रा देख रहे होंगे आप लोग, बहुत कम दिखाई दे रही है और तापमान जो है अधिकतम तापमान भी कम है, न्यूनतम तापमान भी बहुत कम है। और इस तरह से अगर हम देखें तो रियो डी जेनेरो, यहाँ पर भी वर्षा कम होती है। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान में देख रहे होंगे कि पूरे साल बारिश होती है, पूरे साल बारिश होती है और कम अधिक पूरे साल बारिश होती है। ये ब्राज़ील के जो शहर हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न दिया है बच्चों कि चारों शहरों के तापमान किस महीने में सर्वाधिक हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनोस में तापमान जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त में सर्वाधिक है। और इसी तरह बेलेम में जून महीने में सर्वाधिक है। और फिर हम कह सकते हैं पोर्ट एलेग्रो में यहाँ फरवरी महीने में सर्वाधिक तापमान है। और रियो डी जेनेरो में यहाँ पर ये भी फरवरी महीने में सर्वाधिक है, अधिक है। दिए गए शहरों में अधिक वर्षा किस महीने में होती है, तो आप लोग इसको देखकर बता सकते हैं कि मैनोस में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में वर्षा अधिक होती है। बेलेम में भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में वर्षा अधिक होती है। और पोर्ट एलेग्रो में लगभग पूरे साल समान वर्षा होती है। और रियो डी जेनेरो में भी जनवरी, फरवरी, मार्च और लास्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में अधिक वर्षा होती है, बाकी के महीनों में कम वर्षा होती है। ब्राज़ील में वर्षा ऋतु की कालावधि क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये वर्षा की कालावधि है। किस शहर की तापमान श्रेणी सर्वाधिक है, तो तापमान श्रेणी सर्वाधिक किस शहर की है, तो हम कह सकते हैं कि मैनोस शहर की है। रियो डी जेनेरो में सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु है, तो हम कह सकते हैं कि सम जलवायु है, न बहुत गर्मी न बहुत ठंडी। और इसके बाद ब्राज़ील के उच्च भूमि का कुछ भाग अब यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ है ब्राज़ील का अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है। यानी अक्षांशीय विस्तार, इसकी चौड़ाई बहुत अधिक है। तो यहाँ की जो जलवायु है यहाँ की जलवायु से अलग होगी, यहाँ की जलवायु अलग होगी, यहाँ की जलवायु अलग होगी। यानी अक्षांशीय विस्तार इसका अधिक होने की वजह से इसमें बहुत अधिक जलवायु में विविधता पाई जाती है। जैसे भूमध्य रेखा के पास उष्ण, तो मकर रेखा के दक्षिण में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा में आने वाली पूर्वी हवाओं से इस देश में वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली व्यापारिक हवाओं से इस देश में वर्षा होती है। ब्राज़ील के उच्च भूमि का कुछ भाग उत्तर के तट तक है। तो सागर से आने वाली हवाओं को विशाल कगार अवरोध पैदा करते हैं, इसलिए तटीय भाग में वर्षा होती है। अभी हमने बताया कि जो विशाल कगार है इन हवाओं को रोक लेता है, इसलिए तटीय भाग में वर्षा अधिक होती है। उच्च भूमि के परे इन अवरोधी हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है। और जब उच्च भूमि को पार करके आगे हवाएं बढ़ती हैं तो वहाँ अवरोध नहीं होता है, रुकावट नहीं होती है, इसलिए यहाँ अत्यल्प वर्षा होती है, अति अल्प, बहुत कम वर्षा होती है। ब्राज़ील में वृष्टि छाया प्रदेश है, जैसा कि मैंने मानचित्र में बताया। यह प्रदेश पूर्वोत्तर दिशा में पाया जाता है
और इस प्रदेश को अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ये जो आप लोग को मैंने बताया, ये जो भूभाग है, ये जो भाग है, ये अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इधर जो विशाल कगार है ये हवाओं को रोक लेता है और रोक लेने के कारण तटीय भाग में वर्षा अधिक होती है। और ये हवाएं जब हल्की होकर इस तरफ पहुंचती हैं तो यहाँ इनमें वाष्प की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो अनावृष्टि यानी जहाँ वृष्टि कम होती है, ऐसा चतुर्भुज के आकार का भूभाग है, तो इसको हम अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आगे है, तापमान के संदर्भ में ब्राज़ील का उत्तरी प्रदेश उष्ण है। जैसा कि प्रश्न आप लोग ऊपर देखे, उत्तरी प्रदेश उष्ण है और दक्षिणी प्रदेश का तापमान उसकी तुलना में कम है। इसमें ऋतु के अनुसार विविधता पाई जाती है। और ब्राज़ील के तटीय भाग में भूमध्य रेखा के पास तापमान में कुछ अधिक अंतर नहीं पाया जाता। जो तटीय प्रदेश है, सागर के किनारे वाला भाग है, वहाँ तापमान ठंडी में भी और गर्मी में भी लगभग समान होती है। इस प्रदेश में हवाओं के ऊर्ध्व दिशा में वहन अंतर उष्ण कटिबंधीय एकत्रीकरण विभाग क्षीण होने के कारण चक्रवात कभी कभी निर्माण होते हैं। यहाँ पर चक्रवात बहुत कम आते हैं, क्योंकि जो कगार है उसकी वजह से हवाओं की दिशा ऊपर की ओर हो जाती है और इसलिए यहाँ पर चक्रवात बहुत कम आते हैं। जैसा कि भारत के तटीय भाग में आते हैं, वैसा यहाँ चक्रवात नहीं आते। इस देश का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध यानी गर्म प्रदेश के अंतर्गत आता है ब्राज़ील का ज़्यादातर भाग। देश के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है, जो उत्तर का भाग है वहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है और इस भाग में हवा का तापमान अधिक होता है। अमेजन के मैदान में औसत तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च भूमि में मौसम थोड़ा ठंडा होता है और इसके अलावा सागर की निकटता के कारण तटीय प्रदेश की जलवायु सौम्य और आर्द्र होती है। आर्द्र यानी नम, जिसमें हवा पानी में की मात्रा अधिक होती है। और अमेजन की घाटी में लगभग 2000 मिलीमीटर वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी तट पर 1000 से 1200 मिलीमीटर की वर्षा होती है। तो ये बच्चों ब्राज़ील के बारे में हम लोगों ने जलवायु का अध्ययन किया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे और ये अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।